हेलो प्यारो, स्वागत है आप सभी का एक्सपी क्लासेस में। मेरा नाम है मुकुंद और आज इस वीडियो लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं कक्षा 11 भौतिक विज्ञान भौतिकी फिजिक्स के बारे में, जिसके अंतर्गत हम लोग शुरुआत करने वाले हैं अध्याय 1। आपका जो पहला चैप्टर है भौतिक जगत फिजिकल वर्ल्ड, उसकी स्टार्टिंग करने वाले हैं आज से। और जो पहला चैप्टर है बहुत ही छोटा चैप्टर है, बेसिक है, शुरुआत है, मजा आने वाला है, एकदम फंटास करके छोटा सा नन्ना मुन्ना प्यारा सा कमजोर सा चैप्टर है। कुछ ज्यादा टाइम नहीं लगने वाला है, 45 मिनट का मान के चल लीजिए, 46-47 मिनट का आपका ये पूरा चैप्टर होने वाला है, ठीक है ना। बहुत ही आसान, सरल, सिंपल और जुटे रहना है, इस बात को ध्यान रखना है। पीडीएफ नोट्स आपको सब कुछ मिलेंगे, इसके अलावा आपको खुद के नोट्स जरूर बनाना है। और इस बात को भी ध्यान में रखना है कि सफलता इसमें नहीं कि आप कितने बड़े सपने देखते हैं। भैया सपने तो हैं, सपने चाहे जितने बड़े देख लो, हम कुछ भी कर सकते हैं सपनों के अंतर्गत, लेकिन बात कहां आती है, बात है आपके लक्ष्य की। बल्कि सफलता इस बात में है कि आप अपने छोटे से छोटे सपने को भी कितना जुनून से पूरा कर सकते हैं। वो जो अपने अंदर जोश, जुनून, जज्बा और ऊर्जा है ना, वो बनी रहनी चाहिए। वो तब बात बनती है यार, वरना ऐसे नहीं काम चलता। इसीलिए कहा गया है, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने खुद कहा ये बात कि सपने वो नहीं जो नींद में देखे जाएं, सपने वो हैं जो आपको सोने ना दें। सपने ऐसे देखो ताकि आपको नींद ना आए। बड़े बड़े सपने नहीं, छोटे 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 सपने देखो, उनको पूरा करने में लगे रहो। तो हम लोग बात कर लेते हैं कि कक्षा 11 भौतिक विज्ञान के अंतर्गत भैया आपको क्या क्या पढ़ना है। भौतिक विज्ञान के अंतर्गत आपका जो पहला अध्याय है फिजिकल वर्ल्ड, भौतिक जगत, बहुत ही छोटा, सिंपल, सरल, जैसे मैंने आपसे कहा, बहुत ही साधारण सा आपका टॉपिक है। ज्यादा कुछ पढ़ने के लिए यहाँ पर है नहीं। अगर मैं बात कर लूं, संपूर्ण अध्याय एक रहेगा, वन शॉट वीडियो रहेगा, ये खासियत है आपकी। पूरा चैप्टर एक ही, हर एक चैप्टर, जैसे मैं आपको बता चुका हूं 15 चैप्टर हैं, 15 के 15 चैप्टर आपको, हर एक चैप्टर आपको सिंगल वीडियो के तौर पर मिलने वाले हैं। वन शॉट वीडियो रहेगा, पूरा एक में कवर रहेगा। भौतिक जगत फिजिकल वर्ल्ड के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं, और जिसके अंतर्गत मेनली आपके पास 3 टॉपिक तो ये हैंगे। एक तो फिजिक्स और साइंस की डेफिनेशन है, उस बारे में हम लोग चर्चा कर लेंगे। इसके बाद भौतिकी के कार्य क्षेत्र, भौतिकी के कार्य क्षेत्र, जो फिजिक्स का दुनिया है वो कहाँ कहाँ यूजफुल है, कहाँ कहाँ कार्य है। और प्रकृति में पाए जाने वाले बल, जो आपका स्ट्रॉन्ग बल है, आपका वीक बल है, स्ट्रॉन्ग फोर्स और वीक फोर्स, ये किस तरीके से होते हैं, कौन होते हैं, कौन नहीं होते, इन सब के बारे में हम लोग इस वीडियो लेक्चर में जानने वाले हैं। तो आपको कुछ नहीं करना, बढ़िया आराम से वीडियो देखिए, नोट्स बनाइए। इस बात को ध्यान रखिए, खुद के हैंड रिटन नोट्स। आप किसी भी अपने सीनियर, आप किसी भी सीनियर से पूछ लीजिएगा, हमेशा जो यूजफुल रहते हैं, हमेशा जो काम आते हैं, वो आपके खुद के बनाए नोट्स काम आते हैं। फिर भी मैं आपको बता दूं कि आपको हमारे नोट्स हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएंगे। टेलीग्राम जो चैनल है एक्सपी क्लासेस, उसमें आपको टेलीग्राम एक तो डाउनलोड करना पड़ेगा। टेलीग्राम डाउनलोड कर लीजिए, उसके बाद उसमें आप सर्च कीजिए एक्सपी क्लासेस। जब आप एक्सपी क्लासेस सर्च करेंगे तो वहां पर आपको भैया प्यारे बहुत बढ़िया हमारा एक चैनल मिल जाएगा, ठीक है ना। उसको ज्वाइन कर लीजिए, फ्री है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। उसमें आपको सारी पीडीएफ मिल जाएगी। तो सारी पीडीएफ आपको वहीं पर कक्षा 11 की निःशुल्क, हर एक सब्जेक्ट के लिए कक्षा 11 की निःशुल्क पीडीएफ, सब कुछ वहां पर फ्री ऑफ कॉस्ट, सब कुछ वहां पर मिलने वाला। टेलीग्राम ग्रुप जरूर से जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। कोई भी दिक्कत आती है आप मुझे इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं, ठीक है ना। ये मेरा पर्सनल नंबर है, बस मैसेज कीजिएगा, कॉल मत कीजिएगा, ठीक है। इस बात को ध्यान रखिएगा। व्हाट्सएप मैसेज कर लीजिएगा इस पे, और आपको एक ग्रुप दे दिया जाएगा। क्लियर बात है। इस नंबर पर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं और पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगी। ज्यादा देर नहीं लगाएंगे, आप लोग इस वीडियो लेक्चर को देखिए, एंजॉय कीजिए, अच्छी तरीके से देखिए, क्योंकि वीडियो फेस वीडियो नहीं रहने वाला है, लैंडस्केप वीडियो रहेगा। कॉपी में आपको समझाया जाएगा, आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा। इसको बढ़िया आप नोट्स बनाते जाइएगा, और रिवीजन के तौर पे आपके पास नोट्स रहेंगे तो आप उनको बाद में रिवीजन भी कर सकते हैं। और जब भी आपको देखना है फास्ट फॉरवर्ड करके आप वीडियो देख सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। तो इसी के साथ ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे, हम लोग बढ़ेंगे चैप्टर की तरफ कि किस तरीके से आपका चैप्टर रहने वाला है। आज हम क्लास 11th के फिजिक्स का जो चैप्टर फर्स्ट है, जिसका नाम फिजिकल वर्ल्ड या भौतिक जगत है, उसको डिटेल्ड में डिस्कस करेंगे। तो आप इसे अच्छे से देखिएगा और इसके एक एक कॉन्सेप्ट को बताया जाएगा। वैसे ये एक इंट्रोडक्टरी चैप्टर है, एक परिचयात्मक चैप्टर है और बहुत छोटा और बहुत ही क्यूट सा चैप्टर है। चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। तो सुनिएगा, सबसे पहले बात करते हैं कि फिजिक्स ही क्या है। ठीक है, सबसे पहले फिजिक्स की ही चर्चा कर लेते हैं कि फिजिक्स क्या है।
क्योंकि फिजिकल वर्ल्ड में फिजिक्स शब्द का प्रयोग हो रहा है। तो इसमें चर्चा कर लेते हैं कि भाई फिजिक्स क्या है ना। तो फिजिक्स को समझने से पहले हमें समझना पड़ेगा कि फिजिक्स ब्रांच किसकी है ना। तो सबसे पहले चर्चा करते हैं हम साइंस के बारे में कि साइंस क्या है। ठीक है, साइंस क्या है। अब चर्चा कर लेते हैं कि साइंस जो शब्द है वो लिया कहाँ से गया है। तो साइंस शब्द लिया गया है आपका लैटिन भाषा के सिंटिया शब्द से। कौन शब्द से लिया गया है? तो लैटिन भाषा के सिंटिया शब्द से लिया गया है। सिंटिया शब्द से लिया गया है। ये आपका लैटिन भाषा का सिंटिया शब्द है। लैटिन भाषा का LATIN लैटिन लैंग्वेज का सिंटिया शब्द है। यहाँ से ये शब्द लिया गया है सिंटिया, और वहाँ का से लिया गया है साइंस। सिंटिया जो आपका शब्द है लैटिन भाषा का, इसका मतलब है आपका किसी भी चीज़ को जानना, नोइंग एनीथिंग। तो इसका मतलब क्या है आपका किसी भी चीज़ को क्या करना, जानना। तो ये हो गया आपका सिंटिया का अर्थ। तो यानी जब सिंटिया से लिया गया है साइंस और सिंटिया का अर्थ है जानना, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब विज्ञान का अर्थ हो गया जानना। ठीक है, तो विज्ञान का अर्थ है जानना। जानना किसके बारे में? पड़ोसी के बारे में नहीं। जानना किसके बारे में? उसके बारे में जानना जिसके से हमें क्या हो रहा हो, लाभ प्राप्त हो रहा हो। समझ रहे हैं मेरी बात? कि मानव की जो जिज्ञासा होती है वो, आप समझ रहे हैं, मानव की, आपने देखा होगा कि जो आपका जो छोटा सा बच्चा होता है उसे हर चीज़ के बारे में जानकारी चाहिए होती है। उनका पानी गिर रहा है, उनका गिर क्यों रहा है, उनका पानी पी क्यों रहे हैं, चल क्यों रहे हैं, चलते समय गिर क्यों रहे हैं। तो ये सब चीज़ों को जानने की इच्छा रखना कहलाती है आपकी जिज्ञासा। समझ रहे हैं आप बात? ठीक है, तो मानव की जो जिज्ञासा होती है, आप ही लोग में से कुछ लोग ऐसे होंगे सोच रहे हैं मोबाइल जो है चल कैसे रहा है। वैसे आप लोग नहीं सोचते होंगे, इतना दिमाग नहीं लगाते होंगे। ठीक है, कि मोबाइल चल कैसे रहा है। उनका मोबाइल की जो बैटरी है उसने कहा 6000 mAh। ये mAh क्या है? समझ रहे हैं मेरी बात को? ये पेन जो बना हुआ है बना कैसे है। तो इन सब चीज़ों के बारे में सोचना ही क्या कहलाता है। सोचने के बाद पहचान करना, उसकी जानकारी इकट्ठी करना, प्रेक्षण करना, अध्ययन करना, इन सब चीज़ों का गहन अध्ययन जो है वो क्या कहलाता है आपका विज्ञान कहलाता है। फिर आगे चर्चा करते हैं। विज्ञान को हमने 3 भागों में बांटा हुआ है मेजर पोर्शन में। तो एक हो जाएगा आपका फिजिक्स, एक हो जाएगा केमिस्ट्री और एक हो जाएगा बायोलॉजी। तो हमें यहाँ पर चर्चा करनी है फिजिक्स के बारे में, यानी भौतिक विज्ञान की। यानी ये भौतिक विज्ञान क्या है, तो इसकी चर्चा करते हैं। अब साइंस का एक रूप है, वो क्या है आपका फिजिक्स। फिजिक्स जो है आपकी साइंस की एक ब्रांच है, जिसे हम हिंदी में क्या करते हैं, भौतिक विज्ञान कहते हैं। स्पेलिंग आप ध्यान दीजिएगा, PHYSICS होती है ना। एक बार मैं कॉपी चेक कर रहा था तो उसमें एक बच्चा फिजिक्स की स्पेलिंग FIZZ लिखे हुए था, है ना। तो कृपया ध्यान रखिएगा, है ना, कम से कम अपने सब्जेक्ट की स्पेलिंग जरूर ध्यान रखें। ठीक है, फिजिक्स को भौतिक विज्ञान कहते हैं, और भौतिक विज्ञान का अर्थ और भौतिक विज्ञान के बारे में सब चीज़ों के बारे में अपन क्या है डिटेल में समझेंगे। अब बात आती है फिजिक्स। फिजिक्स क्या है, वो लिया कहाँ से गया है। तो फिजिक्स का जो शब्द है फिजिक्स, वो लिया गया है फ्यूजिस शब्द से। और ये जो फ्यूजिस शब्द है वो है आपका ग्रीक लैंग्वेज का। ग्रीक लैंग्वेज का कौन सा शब्द है, फ्यूजिस। तो फ्यूजिस शब्द का स्पेलिंग हो जाएगा FUSIS। इस शब्द से फिजिक्स बना है। अब फ्यूजिस शब्द का जो अर्थ होता है, उसका अर्थ होता है नेचर, स्वभाव नहीं। नेचर मतलब प्रकृति वाला। तो साइंस शब्द किससे बना हुआ है, हाँ पेपर में ये आ जाता है कि साइंस शब्द किस भाषा के शब्द से लिया गया है। तो साइंस शब्द जो है आपका, वह सबसे पहले लैटिन लैंग्वेज में एक सिंटिया शब्द था, वहाँ से लिया गया है। ठीक है, फिजिक्स शब्द कहाँ से लिया गया था, जो फिजिक्स शब्द है वो ग्रीक लैंग्वेज का फ्यूजिस शब्द से लिया गया है। फ्यूजिस का अर्थ क्या होता है, तो फ्यूजिस का अर्थ होता है नेचर। अगर हम स्टार्टिंग में बात करें तो शुरुआत में हमने फिजिक्स को यानी भौतिक विज्ञान को प्राकृतिक विज्ञान भी कहा था। क्या कहा था हमने शुरुआत में, तो शुरुआत में हम लोगों ने इसे बोला था भाई ये नेचुरल साइंस है।
अब हम फिजिक्स के बारे में अगर हम चर्चा करें कि फिजिक्स होता क्या है, तो सुनिएगा। फिजिक्स वह विज्ञान होता है जिसके अंतर्गत हम प्रकृति के बारे में अध्ययन करते हैं, प्राकृतिक घटनाओं के बारे में अध्ययन करते हैं। कैसा? साइंटिफिकली रूप में। जैसे मान लो हम चंद्रमा की गति का अध्ययन कर रहे हैं, दैट इज फिजिक्स। सूरज की गति के ऊपर अध्ययन कर रहे हैं, दैट इज फिजिक्स। हम साबुन के बुलबुलों के रंग के ऊपर अध्ययन कर रहे हैं, दैट इज फिजिक्स। हम इंद्रधनुष के बनने पर अध्ययन कर रहे हैं, वो भी फिजिक्स है। हम रेगिस्तान के बारे में अध्ययन कर रहे हैं, वो भी आपका फिजिक्स है। हम ये देख पा रहे हैं कि सड़क में जो आपको दूर दूर से पानी दिखाई देता है, उसके बारे में अध्ययन कर रहे हैं, वो भी आपका फिजिक्स है। अगर मैं बात करूं, हम देखते हैं कि भाई जो समुद्र है वो नीला दिख रहा है, तो वो भी फिजिक्स है। आसमान नीला दिख रहा है, दैट इज फिजिक्स। तो फिजिक्स से इन सब चीज़ों में घुसी पड़ी है। समझ रहे हैं आप बात को? तो क्या कहेंगे कि फिजिक्स जो है वह एक इस प्रकार की विज्ञान है, क्या? भौतिकी या फिजिक्स जो है एक ऐसा विज्ञान है जिसके अंतर्गत हम प्राकृतिक वस्तुओं का, प्राकृतिक चीज़ों का, प्राकृतिक घटनाओं का हम वैज्ञानिक रूप से साइंटिफिकली क्या करते हैं? अध्ययन करते हैं। उदाहरण मैंने आपको दे ही दिया है, मैं फिर से आपको उदाहरण देता हूँ। जैसे हम यहाँ पर चंद्रमा की गति का अध्ययन करते हैं, जैसे हम मान लो पृथ्वी की गति का अध्ययन करते हैं, हम सूर्य के ताप का अध्ययन करते हैं, हम सूर्य ग्रहण का अध्ययन करते हैं। आप कहेंगे वो तो जियोग्राफी में करते थे। अरे भाई साहब, फिजिक्स में भी करते हैं, ठीक है? क्लियर इतना? हाँ। और जैसे मान लीजिए कि साबुन के बुलबुले का अध्ययन करते हैं, तो इन सभी घटनाओं का अध्ययन करना, कैसे अध्ययन करना? वैज्ञानिकता से परिपूर्ण होकर, वो क्या कहलाता है? आपका फिजिक्स कहलाता है। फिजिक्स शब्द लिया गया है ग्रीक भाषा के फ्यूजिस शब्द से। समझ में आ रही मेरी बात? क्या कहेंगे कि फिजिक्स भाषा, जो आपका ये फिजिक्स शब्द है, वह ग्रीक भाषा के फ्यूजिस शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है नेचुरल चीज़ों को अध्ययन करना, नेचुरल घटनाओं के बारे में जानना। अब नेचुरल घटनाएं कैसे? जैसे अपन कोयला को जला रहे हैं तो ऊष्मा निकल रही है ना, लाइट निकल रही है, तो ये सब क्या है? आपका फिजिक्स के अंतर्गत आ जाता है। तो क्या लिखेंगे? फिजिक्स वह विज्ञान है जिसके अंतर्गत प्रकृति अथवा प्राकृतिक घटनाओं का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है। तो फिजिक्स की डेफिनेशन आप लिख सकते हैं, फिजिक्स वह विज्ञान है जिसके अंतर्गत प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन किया जाता है। ये बहुत ही बेसिक और इंट्रोडक्टरी चैप्टर है, आपको मजा आ जाएगा, और इस चैप्टर में कुछ है नहीं। चलो अब हम चलते हैं आगे। तो ये फिजिक्स की कहानी हो गई। अब फिजिक्स के बारे में अगर हमें सोचना है तो कुछ चीज़ें और सोच देनी पड़ती हैं। तो कुछ चीज़ों को सोचने के लिए सबसे पहले हमें बात करनी पड़ेगी एक व्यक्ति जिसका नाम है द्रव्य। चर्चा करते हैं हम द्रव्य की। द्रव्य क्या होता है, मैटर क्या होता है? तो सुनिएगा, द्रव्य अगर हम बात करें, जैसे मान लीजिए ये पेन है, तो यह भी आपका द्रव्य है। अब पढ़ेंगे कैसे, समझेंगे कैसे? तो बोलेंगे आसान भाषा में कि हर वो चीज़ जो आपका स्थान घेरती है, समझ रहे हैं मेरी बात को? हर वो चीज़ जो आपका स्थान घेरती है, जिसमें द्रव्यमान होता है और हम जिसका अनुभव कर सकते हैं प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से, वो सब क्या है? आपका द्रव्य कहलाता है। कौन कौन सी चीज़? वह चीज़ जो आपके क्या करती है? स्थान घेरती है, ठीक है, या आपका क्या करती है? अपन को अनुभव कराती है, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष। तो यहाँ पे लिख सकते हैं अप्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष अनुभव कराती है कि हाँ भाई वो चीज़ है उपस्थित, या फिर क्या है कि या उसमें क्या होता है? द्रव्यमान होता है। अगर ये गुण पाए जा रहे हैं तो हम कह देते हैं कि भाई वह वस्तु क्या है? हमारी द्रव्य है। अब द्रव्य के अंतर्गत आएगा क्या? तो द्रव्य के अंतर्गत आपका आ जाएगा सोना, चांदी, लोहा, पत्थर, हीरे, मोती, रुई, जल, अणु, परमाणु, इलेक्ट्रॉन। तो ये सब क्या है? आपका द्रव्य के अंतर्गत आ जाएगा। क्या आ जाएगा आपका इसके अंतर्गत? लोहा हो गया, है ना, सोना हो गया, है ना, रुई हो गई, रुई जानते ना, कॉटन, हाँ, पेन हो गया, पेंसिल हो गई, है ना, और आप कह सकते हैं कि अणु हो गया, परमाणु हो गया, इलेक्ट्रॉन हो गया। ये सब क्या है? आपके द्रव्य के अंतर्गत आ जाएंगे। तो क्या कह सकते हैं हम द्रव्य के बारे में? कि हर वो चीज़ जो स्थान घेरती है, जिसका प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से हम अनुभव कर सकते हैं और जिसमें द्रव्यमान होता है, वो द्रव्य कहलाती है। द्रव्य में आपका लोहा, सोना, चांदी, पीतल,
रुई, पेन, पेंसिल, टेबल, लैपटॉप, कंप्यूटर, मोबाइल, है ना, आदमी, हाथ, पैर, पेंसिल, है ना, नाखून, क्लियर ना, ये सारी चीज़ें क्या हैं, द्रव्य के अंतर्गत आ जाती हैं। अब हम बात करते हैं एनर्जी की। एक टर्म है आपका फिजिक्स में एनर्जी, हिंदी में बोलते हैं ऊर्जा। तो ये ऊर्जा क्या है, तो ये सुनो भाई, ऊर्जा के अगर बारे में कहें तो जैसे हम आप कह नहीं देते कि एनर्जी नहीं बची, तो एनर्जी नहीं बची का मतलब क्या है कि आप किसी काम को करने के लिए आपके पास कुछ बचा नहीं है ना, आपके पास क्षमता नहीं बची किसी काम को करने के लिए, समझ रहे बात को, ठीक है। तो किसी काम को करने की क्षमता ही क्या कहलाती है, एनर्जी कहलाती है, समझ रहे हैं ना बात को। जैसे मान लीजिए अभी गर्मियां चल रही हैं, ठीक है, अब लोग ग्लूकॉन डी पढ़ते हैं, वो पीते हैं, है ना, उसमें लिखा रहता है इंस्टेंट एनर्जी, ठीक है। क्या होता है कि जैसे मान लो गर्मियों में व्यक्ति को रहता है आलस सा आ जाता है कि भाई क्या करें, है ना, तो ग्लूकॉन डी से क्या होता है कि वो तरावट ले आता है ना, तो ठंडापन आ जाने के कारण और ग्लूकोज भी मिल जाता है शरीर को, तो जिससे क्या होता है एनर्जी आ जाती है। तो एनर्जी आने के कारण फिर वो क्या है, काम करने के लिए उसकी इच्छा जागृत होने लगती है। तो कहने का मतलब ये है कि किसी वस्तु के कार्य करने की जो क्षमता है उसको हम क्या कहते हैं, एनर्जी कहते हैं या हम ऊर्जा कहते हैं। तो क्या बोलेंगे, किसी भी वस्तु के कार्य करने की क्षमता को हम ऊर्जा कहते हैं। अब इसे जैसे हम क्या कहेंगे, कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं, ऊर्जा कहते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे कार्य करने की क्षमता को हम ऊर्जा कहते हैं, ठीक है। क्लियर इतना, हाँ क्लियर हो गया। अब एक बात और सुनिए, अब कार्य करने की क्षमता को तो ऊर्जा हम कहते हैं, जैसे अब इसमें ऊष्मा हो गया, प्रकाश हो गया, ध्वनि हो गया, है ना, गतिज ऊर्जा हो गई, वैद्युत ऊर्जा हो गई, चुंबकीय ऊर्जा हो गई, नाभिकीय ऊर्जा हो गई। तो ये सभी क्या है, ऊर्जाओं के क्या है, स्वरूप है। तो क्या कह सकते हैं, ऊष्मीय ऊर्जा हो गई आपकी, है ना, और आप कह सकते हैं ध्वनि ऊर्जा हो गई, आप कह सकते हैं प्रकाश ऊर्जा हो गई। तो ये सब क्या है, आपकी कार्य करने की जो है आपकी क्षमता है, और ये सभी क्या है, आपकी ऊर्जा है। क्लियर हुआ इतना। तो ऊर्जा में कोई दिक्कत, क्या कहेंगे हम कि ऊर्जा जो होती है वो क्या होती है आपकी, कि कार्य करने की क्षमता को हम क्या कहते हैं, ऊर्जा कहते हैं, ठीक है। अब इन सब चीज़ों को अगर हम मिला लेते हैं तो ये सब चीज़ें मिलकर क्या बनती हैं, फिजिक्स बनाते हैं, और ये सब फिजिक्स के अंतर्गत आता है। अगर हम फिजिक्स के बारे में थोड़ी सी चर्चा और करें, अगर हम इसका स्टैंडर्ड डेफिनेशन अगर हम किताब वाली पढ़ें, ये तो क्या है, ये तो हमारी भाई साहब मन की डेफिनेशन थी, है ना, कि ऐसी विज्ञान जिसके अंतर्गत प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन किया जाता है। तो ये अपने मन की डेफिनेशन है। अब स्टैंडर्ड जो किताबों में लिखी रहती है वो कैसी लिखी रहती है, तो किताबों की डेफिनेशन सुन लो आप। तो किताब क्या कहती है कि फिजिक्स जो है विज्ञान की वह शाखा है, समझ रहे हैं बात को। ये फिजिक्स एक ऐसी विज्ञान है जिसमें द्रव्यमान और ऊर्जा इनकी अन्योन्य क्रियाओं का रूपांतरण का अध्ययन किया जाता है। बात एक ही, उन्होंने कहा द्रव्य से ऊर्जा को बदलिए, ऊर्जा से द्रव्य को बदलिए। ये सब चीज़ें सीखना, इन सब चीज़ों का अध्ययन करना क्या कहलाता है, आपका फिजिक्स कहलाता है। चलिए अब हम आगे चलते हैं। अब बात आती है कि फिजिक्स के जो है स्कोप और एक्साइटमेंट्स। तो भौतिकी का कार्य क्षेत्र क्या है और इसमें जो रोमांचक बात है वो क्या है। तो यहाँ पर लिख लेते हैं स्कोप ऑफ फिजिक्स। स्कोप मतलब कार्य क्षेत्र। ये फिजिक्स का स्कोप क्या क्या है, स्कोप ऑफ फिजिक्स। अगर हम देखते हैं कि फिजिक्स का जो स्कोप है वो किन किन चीज़ों पर है, कहाँ कहाँ कैसे कैसे हम इसका देख सकते हैं। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो हमने इसके स्कोप को दो भागों में बांट दिया है। हमने इसके स्कोप को कितने भागों में बांटा है, तो इसके स्कोप को हमने दो भागों में बांट दिया है, ठीक है। तो पहला स्कोप है इसका माइक्रोस्कोपिक और दूसरा है आप इसका मैक्रोस्कोपिक। तो इसका एक आपका मैक्रो और एक आपका माइक्रो। अगर हम मैक्रो को बात करें तो मैक्रो माने होता है बड़ा, बड़ा मतलब हम इसे हिंदी में बोल सकते हैं स्थूल, और माइक्रो में होता है छोटा, छोटा को अगर हम हिंदी में बोलें तो सूक्ष्म बोलते हैं, ठीक है। तो अगर हम इसको मैक्रो के अंतर्गत देखें, यानी मैक्रो के अंतर्गत देखें तो इसमें फिजिक्स का क्या क्या यूज है, तो देखो। तो पहली बात अगर हम फिजिक्स की देखते हैं मैक्रो के अंतर्गत, तो हम यहाँ पर अगर चर्चा करें तो इसमें सबसे पहले आता है फिजिक्स की एक ब्रांच है उसका नाम है मैकेनिक्स।
जब आप ग्रेजुएशन करेंगे बीटेक या बीएससी, तो वहाँ पर आपको फिजिक्स की एक बुक पढ़ने को मिलेगी, पूरी की पूरी मैकेनिक्स, ठीक है। अभी आपको 11 में पढ़ने को तो मिलेगी, लेकिन वो उतनी डिटेल में नहीं रहेगी, वो थोड़ी छोटी है, ठीक है। 3-4 चैप्टर हैं, ठीक है, 3 ही चैप्टर हैं, तो यहाँ पर आप ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ पाएंगे, लेकिन आप जब ग्रेजुएशन करेंगे तो आप पूरी एक बड़ी बुक मिलेगी, ठीक है, मैकेनिक्स। तो ये जो आपकी जो किताब है, ये आपकी जो ब्रांच है, ये फिजिक्स की एक ब्रांच है जिसे हम बोलते हैं मैकेनिक्स, हिंदी में बोलते हैं यांत्रिकी। इसके अंतर्गत आता क्या क्या है तो सुनो। अगर हम बात करें कि यांत्रिकी है तो इसके अंतर्गत क्या क्या आता है, तो इसके अंतर्गत आता है हमारा कि जैसे मान लो हम न्यूटन की गति के नियम के ऊपर अध्ययन कर रहे हैं, है ना। हम क्या है कि यांत्रिकी में न्यूटन के नियम हो गए, यांत्रिकी में गुरुत्वाकर्षण के नियम हो गए, है ना। इसके अंतर्गत और आता है आपका रॉकेट, हम रॉकेट नोदन का अध्ययन कैसे करें, है ना। इसके अंतर्गत आता है कि भाई द्रव्यमान के बारे में हम अध्ययन कैसे करें किसी चीज़ के, है ना। इसके अंतर्गत आता है आपका जड़त्व के बारे में, यानी इनर्शिया के बारे में अध्ययन कैसे करें। इसके अंतर्गत आता है हम इसकी फोर्स के बारे में अध्ययन कैसे करें, एनर्जी के बारे में अध्ययन कैसे करें। तो और भी बहुत सारी टर्म हैं, इन सब टर्म का अध्ययन का ही के अंतर्गत होता है। तो इन सब टर्म्स का अध्ययन होता है मैकेनिक्स के अंतर्गत, यांत्रिकी के अंतर्गत या भौतिक यांत्रिकी के अंतर्गत। अगर हम बात करें इसका दूसरा पार्ट, तो यहाँ पर इसका दूसरा पार्ट बनाए ले रहे हैं, तो यांत्रिकी हो गया। दूसरा इसका थर्मोडायनामिक्स, थर्मोडायनामिक्स यानी ऊष्मागतिकी। तो ऊष्मागतिकी के लिए अगर हम बात करें तो इस शाखा के अंतर्गत हम किसका अध्ययन करते हैं, तो इसके अंतर्गत अध्ययन करते हैं ताप वगैरह का, है ना। तो यहाँ पर लिखेंगे, इसे हम बोलते हैं ऊष्मागतिकी, और अध्ययन करते हैं हम इसके अंतर्गत ताप का, किसका, ताप का। और एक टर्म आता है आंतरिक ऊर्जा, केवल इन ध्यान देना है बस, अभी ये सब डिटेल में पढ़ेंगे अपन जब अपन फिजिक्स आगे पढ़ेंगे। थर्मोडायनामिक्स पूरी एक यूनिट ही है आपकी, तो उसमें बहुत डिटेल में पढ़ाया जाएगा, आप टेंशन नहीं लो। ताप हो गया, आंतरिक ऊर्जा हो गई, है ना। ऊष्मा पढ़ेंगे, इसमें ऊष्मा का स्थानांतरण पढ़ेंगे, इन सब चीज़ों का अध्ययन करेंगे। अगली अगर हम ब्रांच की चर्चा करें तो अगली ब्रांच है आपकी थर्मोडायनामिक्स के बाद ऑप्टिक्स। अभी आपको कक्षा 11 में तो नहीं मिलेगी ऑप्टिक्स, ऑप्टिक्स आपको मिलेगी कक्षा 12 में, ठीक है। और अगर आप ग्रेजुएशन करेंगे तो उसमें आपको तो पूरी एक किताब ही मिलेगी ऑप्टिक्स की, ठीक है। तो ऑप्टिक्स में आप जानते हैं कि रे ऑप्टिक्स अलग से मिलती है, फिर आपको वेव ऑप्टिक्स आती है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ऑप्टिक्स को भी फर्दर इन्होंने 2 भागों में बांटा है, एक रे ऑप्टिक्स, एक बांटा है उसने वेव ऑप्टिक्स में। रे ऑप्टिक्स मीन्स किरण प्रकाश की, ऑप्टिक्स को हिंदी में बोलते हैं प्रकाशिकी, और वेव ऑप्टिक्स मीन्स तरंग प्रकाश की। अब चर्चा कर लेते हैं इनमें क्या क्या है, ठीक है। अभी आपने कक्षा 10 में पढ़ के अभी बाहर निकल के आए हैं, तो कक्षा 10 में आपने क्या पढ़ा होगा, तो ऑप्टिक्स में पढ़ा होगा आपने प्रकाश के बारे में, लाइट के बारे में, लाइट की किरणों के बारे में, है ना। आपने पढ़ा होगा दर्पण के बारे में, है ना। आपने पढ़ा होगा लेंस के बारे में, तो ये सब चीज़ें आपकी, आपने पढ़ा होगा प्रिज्म के बारे में, तो ये सब चीज़ें आपकी आ जाती हैं किरण प्रकाशिकी के अंतर्गत, ठीक है। आप पढ़े होंगे या पढ़ेंगे अब आप यहाँ पे माइक्रोस्कोप के बारे में। माइक्रोस्कोप यानी सूक्ष्मदर्शी, टेलीस्कोप यानी दूरदर्शी। तो इन सब चीज़ों का अध्ययन करेंगे आप काहे में, किरण प्रकाशिकी में। और तरंग प्रकाशिकी में आप पढ़ेंगे इंटरफेरेंस, इंटरफेरेंस यानी इसे बोलते हैं हम व्यतिकरण, ठीक है। मैं 12 में बहुत डिटेल में पढ़ाऊँगा, आपको टेंशन नहीं लेना है। और विवर्तन, विवर्तन यानी डिफ्रैक्शन, ध्रुवण, ध्रुवण यानी पोलराइजेशन। तो इन चीज़ों का अध्ययन करते हैं हम वेव ऑप्टिक्स में। अब आप कहेंगे कि ये होता क्या है, व्यतिकरण आपने देखा होगा, जो साबुन के बुलबुले होते हैं ना, दूर से देखते हैं तो दूर से थोड़ा कलरफुल टाइप के दिखाई देते हैं, तो वो जो है ना, वो व्यतिकरण के कारण ही कलरफुल दिखाई देते हैं। और विवर्तन, ठीक है, विवर्तन में क्या होता है कि आप देखिए जब कोई छोटा सा छेद होता है, उसके बाहर से अगर आप लाइट देखते हैं तो आप दीवार में जो उसका प्रतिबिंब बनता है वो बड़ा सा बनता है, तो उसका क्या हो जाएगा, विवर्तन कहलाएगा। क्योंकि ये क्या है कि एक जो पतली किनारे है ना, वहाँ से वो क्या होता है कि वहाँ से प्रकाश विवर्तित हो जाता है। इस तरह से आप इसे क्या करेंगे, पढ़ेंगे। अगला आपका जो ब्रांच है इसकी, वो है आपकी ऑसिलेशन एंड वेव्स, ऑसिलेशन एंड वेव्स, ऑसिलेशन एंड वेव्स। जब आप बीएससी या बीटेक करेंगे तो बीएससी में शायद थर्ड सेमेस्टर में है, ये आपकी पूरी बुक ही है, ऑसिलेशन वेव एंड एकॉस्टिक्स, ठीक है। तो ऑसिलेशन एंड वेव्स के बारे में करते हैं। तो ऑसिलेशन को हिंदी में बोलते हैं दोलन, और वेव्स को बोलते हैं तरंगे।
तो इसके अंतर्गत आप पढ़ना है आपको कि जो दोलन होते हैं वो कैसे होते हैं, है ना। सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या होता है ना। सरल आवर्त गति क्या होती है, सरल आवर्त आप कह सकते हैं ऑसिलेटर क्या होता है, दोलित्र क्या होता है। तो इन सब चीज़ों को क्या करना है आपको इसमें पढ़ना है, ठीक है। चलिए अब हम पढ़ेंगे अगली चीज़, वो है आपको इलेक्ट्रोडायनामिक्स। कुछ नहीं, ये किताबों के नाम हैं और कुछ नहीं है, ठीक है। तो अगली जो आपकी ब्रांच है फिजिक्स की वो है आपकी इलेक्ट्रोडायनामिक्स। तो इस इलेक्ट्रोडायनामिक्स के अंतर्गत आपको क्या पढ़ना है, तो इसके अंतर्गत आपको पढ़ना है चार्ज के बारे में, चार्ज यानी आवेश के बारे में। और आवेश से रिलेटेड जो भी चीज़ें जैसे ओम्स लॉ, फेराडे लॉ, है ना, एम्पियर लॉ, इन सभी चीज़ों की क्या करनी है, इसमें अध्ययन करना है। और इसमें आपको मैग्नेटिक फील्ड के बारे में भी पढ़ना है ना। अपन ने इलेक्ट्रोडायनामिक कर दिया ना, तो मैग्नेटिक फील्ड पढ़ेंगे अपन इसी में, ठीक है। इसी में आप पढ़ेंगे ओम्स लॉ वगैरह, है ना, फेराडे लॉ पढ़ेंगे। तो ये सब चीज़ों का अध्ययन आप इसमें ये वाली ब्रांच में करेंगे, ठीक है। अब हम चलते हैं आगे की तरफ, और ये फिजिक्स के जो हैं आपके माइक्रो यूज के बारे में। तो स्कोप ऑफ फिजिक्स का माइक्रोस्कोप या माइक्रोस्कोपिक यूज, यहाँ पे लिखेंगे माइक्रोस्कोपिक यूज जो है फिजिक्स का वो क्या होगा। तो सुनिएगा, माइक्रोस्कोपिक यूज इसके अंतर्गत उन चीज़ों के द्वारा अध्ययन करते हैं जिन्हें हम क्या है नग्न आँखों से नहीं देख सकते। जैसे आप कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इन सब चीज़ों के बारे में अध्ययन करते हैं, ठीक है। रेडियो, टेलीविजन, कैलकुलेटर, इन सब चीज़ों को क्या है अपन अध्ययन इसमें क्या करेंगे, करते हैं। क्लियर इतना, जिन्हें अपन देख नहीं सकते, जैसे आपका इलेक्ट्रॉन हो गया, है ना, और वेव्स हो गई कौन सी जिन्हें अपन देख नहीं पा रहे हैं ना, न्यूट्रॉन हो गया, प्रोटॉन हो गया, बहुत सारी चीज़ें, ठीक है। क्लियर इतना। चलो अब बात आती है कि इसका एक्साइटमेंट या इसकी जो आप कह सकते हैं कि फिजिक्स जो है इतनी इंटरेस्टिंग क्यों लगती है लोगों को। तो सुनना है आपको। अगर हम फिजिक्स की बात करते हैं तो फिजिक्स जो है आपका एक बहुत ही एक्साइटिंग और बहुत ही रोमांचक सब्जेक्ट है, ठीक है। क्लियर इतना। हाँ, अब ये एक्साइटिंग और रोमांचक क्यों है, तो ये जो फिजिक्स है इसमें बहुत सारे नियम, बहुत सारी चीज़ें और बहुत सारे आप कह सकते हो उदाहरण और दैनिक जीवन से जुड़े हुए या डेली लाइफ से जुड़े हुए उदाहरण इसमें देखने को मिलते हैं। इसीलिए लोगों की क्यूरोसिटी इसमें क्या है बढ़ती है, इसके प्रति लोगों का इंटरेस्ट जागता है ना। और जो भी चीज़ें हैं आप देख रहे हैं आजकल, जैसे कंप्यूटर हो गया, है ना, कैलकुलेटर हो गया, और आप कह सकते हैं कि जनरेटर हो गया, आप कह सकते हैं मोबाइल वाला सिस्टम हो गया, ये बैटरी जो बनती है वो हो गई, ठीक है, जो आपकी टीवी होती है वो हो गई, रेडियो हो गई। तो ये सब चीज़ें हमारी भौतिक विज्ञान यानी फिजिक्स की ही देन है। और फिजिक्स के इन्हीं उपयोगों के कारण, इन्हीं देन के कारण इसे क्या बना दिया गया है, बहुत ही इंटरेस्टिंग बना दिया है। अब हम बात करते हैं कि फिजिक्स है क्या, फिजिक्स के बारे में और डिटेल में चर्चा करते हैं कि फिजिक्स में और क्या क्या अपन को लाभ मिलता है। तो सुनना है आपको। तो देखते हैं यहाँ पे कि फिजिक्स का जो टेक्नोलॉजी से वो क्या रिलेशन है। तो यहाँ पर लिख लीजिए, हेडिंग बनाते हैं अपन, केवल समझना है। इसमें कुछ जो आता है वो मैं आपको बता दे रहा हूँ कि केवल शब्द आते हैं 2-4, आप समझिए। यहाँ पे अब पढ़ना है अपन को फिजिक्स, टेक्नोलॉजी एंड सोसाइटी। तो फिजिक्स, टेक्नोलॉजी और सोसाइटी यानी भौतिकी, प्रौद्योगिकी एवं समाज। अब हम चर्चा करते हैं। जो फिजिक्स है वो सभी प्रकार की जो शाखाएं हैं, सभी प्रकार की जो ब्रांचेस हैं उनका क्या है मित्र है, तथा इसका विज्ञान भी सभी शाखाओं के विकास के उत्थान पर क्या करता है, आपका बहुत ज़्यादा महत्व देता है। अब ये फायदा कैसे देता है, तो आपने देखा होगा कि जो लेजर के अध्ययन से जो हम कैंसर का उपचार करते हैं, ठीक है, यानी हम क्या कर सकते हैं, जो लेजर टेक्नोलॉजी थी ना, टेक्नोलॉजी जिससे हम क्या करते हैं कैंसर का उपचार करते हैं, कैंसर का उपचार करते हैं, तो वो भी अपनी क्या है फिजिक्स की ही देन है। अगर हम बात करें कि लेजर से जो अपन गॉल ब्लैडर की जो आपकी स्टोन निकालते हैं तो वो भी आपकी फिजिक्स की देन है ना, जिससे क्या है कि एक्स किरण विवर्तन होता है ना, अरे एक्सरे कराते हैं ना, जैसे हड्डी वड्डी टूट जाती है ना, तो एक्स किरण का भी यूज क्या है फिजिक्स के माध्यम से ही हो पा रहा है ना। जो अपन सेमीकंडक्टर वगैरह जिनसे चिप वगैरह बनती है तो वो सब क्या है आपका, वो भी आपका फिजिक्स का ही यूज है। एलईडी बल्ब हो गया तो वो भी आपका फिजिक्स का यूज है। टेलीस्कोप फिजिक्स, माइक्रोस्कोप फिजिक्स,
तो ये सब चीज़ें फिजिक्स ने हमें दी हुई हैं और फिजिक्स का हमारे इस समाज पर बहुत ज़्यादा योगदान है, ठीक है ना। फिजिक्स के माध्यम से ही इन सभी चीज़ों को क्या है कि एक निखार आया है इसमें, ठीक है ना। अगर हम बात करें तो भौतिक विज्ञान जो है वो शिल्प प्रौद्योगिकी, समझ रहे बात, जो ये प्रौद्योगिकी चल रही है, टेक्नोलॉजी चल रही है, उसको विकास में सबसे बड़ा आयाम, सबसे बड़ा योगदान अगर किसी ने दिया है तो वो फिजिक्स ने ही दिया है, ठीक है। फिजिक्स के ही हेल्प से कैलकुलेटर, कंप्यूटर, है ना, टीवी, ये सब चीज़ें क्या हैं बन के तैयार हुई हैं। तो इन सब चीज़ों के बारे में अपन को डिटेल में जानना है। क्लियर हुआ इतना? अब हम बात करते हैं कुछ आविष्कारक और कुछ वैज्ञानिकों की बात करते हैं कि उन्होंने क्या क्या काम किए हैं, कौन कौन से उन्होंने आविष्कार दिए हैं और वो किस देश से बिलोंग करते हैं। तो कुछ महत्वपूर्ण वैज्ञानिकों की चर्चा कर लेते हैं जो आ जाते हैं पेपर में, ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हम भारत के वैज्ञानिकों की। तो पहले नंबर पे हम नाम लिखते हैं भारत के वैज्ञानिक के। तो सबसे पहले चर्चा कर लेते हैं भारत के महान वैज्ञानिक डॉक्टर सीवी रमन की, चंद्रशेखर वेंकट रमन। इन्होंने खोज काहे की करी थी? तो पहले ये अपने भारत के थे और इन्होंने जो खोज करी थी वो अणुओं द्वारा प्रकीर्णन, और इसी को अपन बोलते हैं रमन प्रभाव, रमन इफेक्ट या अणुओं द्वारा प्रकीर्णन। इस चीज में इनका क्या था? योगदान था। दूसरे इंडियन साइंटिस्ट का अगर हम नाम लें तो दूसरे भारतीय वैज्ञानिक जिनका नाम था आपका S.N. बोस। तो S.N. बोस इन्होंने क्या किया था? तो यहाँ पे लिख लेते हैं S.N. बोस। इनका काम था, इन्होंने ये जो है आपका क्वांटम सांख्यिकी, क्वांटम स्टैटिक्स के बारे में चर्चा की। इसमें इन्होंने बहुत बड़ा योगदान दिया। चलिए अब हम तीसरे इंडियन साइंटिस्ट के बारे में बात कर लेते हैं। तो वो हैं आपके होमी जहांगीर भाभा। तो यहाँ पर लिख सकते हैं होमी H जहांगीर J भाभा, ठीक है। तो होमी जहांगीर भाभा ये भी अपने इंडिया के हैं और इन्होंने क्या किया है? इन्होंने अंतरिक्ष किरण सौवर, यहाँ पर लिख सकते हैं अंतरिक्ष किरण सौवर, इसमें इन्होंने अपना योगदान दिया। चलिए अगले भारतीय वैज्ञानिक है जिनका नाम है आप, ये हो गया। अब हम बात कर लेते हैं जेसी बोस की। जेसी बोस यानी जगदीश चंद्र बोस। तो जेसी बोस ने क्या किया? इन्होंने जो रेडियो तरंगे हैं उनमें अपना योगदान दिया। तो अति लघु रेडियो तरंगे, ठीक है, कम, आपको पता था ये सब भारत के हैं, इन्होंने इतना योगदान दिया। तो इन चीज़ों को आपको ध्यान रखना है, ये अपने महान वैज्ञानिक हैं, ठीक है। क्लियर हुआ इतना? अब हम बात करते हैं अगले महान वैज्ञानिक की जिनका नाम था मेघनाथ साहा। मेघनाथ साहा। इन्होंने क्या किया? तो इन्होंने तापीय आयनीकरण का सिद्धांत दिया। और अब बारी है महान वैज्ञानिक की, जो भारत के सबसे महान वैज्ञानिक जिनका नाम था डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। तो इन्हें क्या कहते हैं? मिसाइल के बारे में इन्होंने भाई देश को आत्मनिर्भर बनाया, तो इन्हें मिसाइल मैन भी कहते हैं। और इनका जो योगदान था वो मिसाइल में इन्होंने आकाश, अग्नि, इस प्रकार की जो खतरनाक मिसाइलें हैं इनकी इन्होंने क्या की? निर्माण कराया, ठीक है। और इनका जो भारत को परमाणु संपन्न देश बनाने में इनका भी बहुत बड़ा क्या है? योगदान है। क्लियर? अब हम चलते हैं आगे की तरफ। अब हम बात करते हैं दूसरे वैज्ञानिकों की, बाकी देशों के वैज्ञानिक के। तो ये अपने 6 भारत के वैज्ञानिक हैं जो महान वैज्ञानिक हैं, जिनके ऊपर हमें क्या है? गर्व है। चलिए अब हम बात करते हैं अगले वैज्ञानिक जो है गैलीलियो लियो। तो गैलीलियो ने क्या किया? इन्होंने दिया था जड़त्व का नियम। ये गैलीलियो जो है ये इटली के वैज्ञानिक थे। अगला, ये लोग कहाँ के हैं? ये सब भारत के हैं। अगला अगर हम बात करते हैं जिसने फिजिक्स की फिल्म बना दी, उसका नाम है सर आइजैक न्यूटन। तो यहाँ पे लिखेंगे सर, पूरा नाम लिख लो, आइजैक न्यूटन, सर आइजैक न्यूटन। ये थे इंग्लैंड के और इन्होंने तो फिजिक्स की फिल्म ही बना दी। तो इन्होंने गति के नियम दिए, है ना, और इन्होंने दिया है आपका गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत और ही बहुत सारी चीज़ें। अब हम ज़्यादा डिस्कस नहीं कर सकते, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें दी हुई हैं। और ये तो है अपने इंग्लैंड के। आगे अब बात आती है डेनियल बर्नौली। हाँ, डेनियल बर्नौली, अभी आएंगे, इन सब का नाम सुनने को भी मिलेगा आपको। तो डेनियल बर्नौली ये थे आपके
इन्होंने बर्नौली थ्योरम दी और गैसों की गति का सिद्धांत दिया, और भी इन्होंने बहुत चीज़ें दी। ठीक है, ये थे अपने नीदरलैंड के। कहाँ के थे? नीदरलैंड के। अगला आर्किमिडीज। आर्किमिडीज, तो आर्किमिडीज जो थे आपके वो यूनान के थे और इन्होंने उत्तोलक का नियम, उत्प्लावन का नियम, उत्तोलक का नियम, उत्प्लावन का नियम, और आप कह सकते हैं कि आर्किमिडीज का सिद्धांत भी दिया था। तो इसे और लिख लो, आर्किमिडीज का सिद्धांत दिया था। तो ये सब चीजें इन्होंने क्या की थी? दी थी। क्लियर इतना? चलिए, 11वें वैज्ञानिक है फैराडे। इन्होंने विद्युत चुंबकीय प्रेरण का सिद्धांत दिया था, नियम, सिद्धांत, ये सब चीजें दी थी। ठीक है, क्लियर इतना? ठीक। अब बात आती है अल्बर्ट आइंस्टीन। तो अल्बर्ट आइंस्टीन ने प्रकाश वैद्युत प्रभाव, आपेक्षिकता का सिद्धांत, द्रव्यमान ऊर्जा तुल्यता, ये सब चीजें क्या हैं? दी थी। तो एक ही लिख ले रहे हैं, प्रकाश वैद्युत प्रभाव, द्रव्यमान ऊर्जा संबंध, ये सब चीजें इसने क्या की थी? दी थी। ATC लगा दिया। अब बात आती है लुईस डी ब्रोगली। डी ब्रोगली, तो ब्रोगली ने क्या दिया आपको? तो जो लुईस डी ब्रोगली हैं उन्होंने दिया पदार्थ के कणों की द्वैतीय प्रकृति, ड्वेल नेचर ऑफ मैटर, ड्वेल नेचर ऑफ मैटर। तो पदार्थ के कणों की द्वैतीय प्रकृति के बारे में भी ब्रोगली ने क्या किया? बताया। ठीक। फिर इसके बाद आती है मैडम क्यूरी। इन्होंने क्या बताया? तो इन्होंने लिख लेते हैं मैडम क्यूरी। मैडम क्यूरी, तो इन्होंने रेडियो एक्टिव चीज़ों के बारे में बताया और इन्होंने नेचुरल रेडियो एक्टिविटी का अध्ययन किया। तो यहाँ पे लिखेंगे रेडियम और पोलोनियम की इन्होंने खोज की। पहली बात तो रेडियम और पोलोनियम की खोज की, और इन्होंने क्या किया? प्राकृतिक रेडियो एक्टिविता का अध्ययन किया, और भी बहुत सारी चीज़ें की। इन्हें तो नोबेल प्राइज भी मिला था। क्लियर इतना? चले, ये हो गए आपके मुख्य वैज्ञानिक। एक और लिख लो, रंजन। ये थे एक्स किरणों की खोज वाले, इन्होंने एक्स किरणों की खोज की। हाँ वही, अब जो आगे मिलेंगे तो देखते जाएंगे। इतना क्लियर? चलिए, तो ये थे अभी तक के महान वैज्ञानिक। अब हम बात करते हैं आगे की तरफ, और ये अपना लास्ट टॉपिक होने वाला है। ठीक है, तो ये है आपका फंडामेंटल फोर्सेस इन नेचर। फंडामेंटल फोर्सेस इन नेचर यानी प्रकृति में मूल बल, कि प्रकृति में मूल बल कितने प्रकार से हैं, क्या क्या मूल बल हैं, किन किन पदार्थों के बीच वो कार्य करते हैं, उनसे रिलेटेड नियम कौन कौन से हैं। तो इन सब की चर्चा इसमें क्या है? होने वाली है। तो अब हम क्या है? चलते हैं। चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं इसे। तो प्रकृति में मूल बल में अगर हम देखें तो इसमें जो है आपके प्रकृति में 4 मूल बल आते हैं, और पहला मूल बल अगर मैं बात करूं तो वो है आपका ग्रेविटेशनल फोर्स। हिंदी में बोलते हैं गुरुत्वीय बल, या इसी को बोलते हैं गुरुत्वाकर्षण बल। हाँ, प्रश्न यहाँ से बहुत बनते हैं। जो प्रश्न बनते हैं वो मेन पॉइंट आप लिखते जाइए। तो जो ये पॉइंट, इसका मेन पॉइंट है जो बनना है, प्रश्न क्या बनेगा, तो इससे आपका क्या बनता है? यह जो बल होता है वो किस प्रकृति का होता है? तो ये सदैव आकर्षण प्रकृति का बल होता है। ये प्रतिकर्षण होता ही नहीं है। कैसा होता है? सदैव आकर्षण प्रकृति का होता है। दूसरी बात, ये जो बल होता है यह 2 पिंडों में उनके द्रव्यमानों के कारण उत्पन्न होता है। ठीक है, तो यह 2 पिंडों में उनके द्रव्यमानों के कारण काम करता है। तीसरी बात सुनो, तीसरी बात क्या है कि अगर हम देखें तो ये जो आपका बल है यह आपका दुर्बल बल है, यानी वीक फोर्स है। चौथी बात देखो, चौथी बात देखते हैं तो यह जो है आपका बल माध्यम पर डिपेंड नहीं करता। तो ये किस पर डिपेंड नहीं करता? मीडियम पर निर्भर नहीं करता। पांचवी बात देखते हैं कि यह जो बल होता है वह उन दोनों पिंडों के बीच काम करने वाले, ये जो दोनों पिंड हैं उनके बीच की जो दूरी है उन पर जो काम कर रहा है बल, ये इनकी दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो इसका मतलब ये क्या है? इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है। अगला पॉइंट देखो, यह जो बल होता है वह उन दोनों के द्रव्यमानों के गुणनफल के कैसा होता है? समानुपाती होता है। और यह बल जो है आपका प्रकृति में पाया जाता है, तो प्राकृतिक बल है। तो इतना ही बल है। तो इसमें इन पॉइंट को ध्यान रखना है।
क्या ध्यान रखेंगे कि गुरुत्वाकर्षण बल सदैव आपका आकर्षण प्रकृति का बल होता है। यह दो पिंडों में उनके द्रव्यमानों के कारण क्या है, काम करता है। यह सदैव आकर्षण होता है, लेकिन कैसा बल है, यह एक क्षीण बल है या वीक फोर्स है। यह माध्यम पर डिपेंड नहीं करता कि दो पिंडों के बीच माध्यम कौन सा है। यह क्या है कि इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है और यह दो पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती जबकि उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यह एक प्राकृतिक बल होता है। इतना क्लियर? यहाँ तक कोई दिक्कत तो है नहीं। चलिए अब हम आगे चलते हैं। दूसरी चीज है आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स या विद्युत चुंबकीय बल। हिंदी में बोलते हैं विद्युत चुंबकीय बल। इसके बारे में सुनिए, ऐसे 3-4 पॉइंट इसके भी देख लेते हैं। जो आपकी विद्युत चुंबकीय बल होता है, ये क्या होता है, तो यह आवेशित कणों के बीच काम करता है। पहली बात क्या है कि ये किसके बीच काम करता है, तो ये आवेशित कणों या चार्जेस पार्टिकल के बीच काम करता है। तो आवेशित कणों के बीच काम करता है, तो ये चार्ज्ड पार्टिकल के बीच काम करता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। अब हम बात करते हैं दूसरी चीज के बारे में। एक चीज हो गई, अगर हम बात करें तो यह जो समान आवेश है उन पर प्रतिकर्षण का काम करता है। तो यहाँ पे लिखेंगे समान आवेशों में ये कैसा होता है, प्रतिकर्षण होता है। जबकि विपरीत आवेश होते हैं तो उनमें क्या होता है, आकर्षण होता है। यानी इसका मतलब ये है कि यह जो है आकर्षण प्रकृति का भी होता है और कैसा होता है, प्रतिकर्षण प्रकृति का होता है। ध्यान रखना इन चीजों का। यह माध्यम के वैद्युत गुणों पर निर्भर करता है। तो यहाँ पे लिखेंगे यह माध्यम के वैद्युत गुणों पर डिपेंड करता है। अब हम आगे चलते हैं। तो ये हो गए आपके दो बल। अब हम बात करते हैं तीसरे बल की। 4 ही बल पाए जाने हैं प्रकृति में आपके दो। तो तीसरा जो आपका बल है वो है आपका स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, हिंदी में बोले तो प्रबल नाभिकीय बल। ये काम कैसे करता है, किन के बीच काम करता है, तो देखना है आपको। तो ये जो आपका बल होता है यह प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों को एक साथ बांधने वाला जो बल है ये होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे ये किसके पे, प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों को एक साथ बांध के रखता है। दूसरी चीज, यह जो बल होता है यह बल विद्युत चुंबकीय बलों से 100 गुना ज्यादा पावरफुल होता है। ज्यादा पावरफुल है, ज्यादा शक्तिशाली है। ठीक है, अगली अगर हम बात करते हैं तो ये जो बल होता है यह आवेश पर डिपेंड नहीं करता। यह हमेशा आकर्षण प्रकृति का होता है, यह आवेश पर निर्भर नहीं करता। तो आवेश की प्रकृति पर निर्भर नहीं करता। समझ रहे हैं मेरी बात? अगर दो बल जो हैं अगर दो प्रोटॉन है या दो न्यूट्रॉन है, जैसे मान लो प्रोटॉन और प्रोटॉन, तो इनमें भी वही बल काम करेगा जो प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बीच काम करेगा, वही न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच काम करेगा। तो तीनों में ही ये क्या है, बल आपका आकर्षण प्रकृति का काम करता है। यह जो बल होता है यह लघु परास वाला बल है, यानी नाभिकीय दूरियों के लिए ही यह क्या है, वैलिड है। यहाँ पे लिख सकते हैं यह बल। पेपर में कैसे आ जाता, तो ये पूछ लेता है कि एक लघु परास वाले बल का नाम बताइए। तो यह लघु परास वाला बल है क्योंकि यह केवल नाभिक के भीतर ही प्रभावी रहता है, नाभिक के बाहर प्रभावी नहीं रहता है। और नाभिक को जानते हैं आपके 10⁻⁻15 मीटर की रेडियस के अलोंग होती है नाभिक, और इससे बड़ा नाभिक नहीं होता। तो 10⁻15 मीटर आप समझ सकते हैं कितना छोटा हो गया वो, है ना। क्लियर हुआ इतना? तो यह आपका लघु परास वाला बल है। यह आपका सबसे ताकतवर बल है। यह आपका प्रोटॉन प्रोटॉन, न्यूट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन को आपको क्या करता है, रखता है बढ़िया तरीके से पकड़ के। ठीक है, अब हम बात करते हैं, अगला है आपका वीक न्यूक्लियर फोर्स, या आप कह सकते हैं क्षीण नाभिकीय बल। तो लिखिए आप वीक न्यूक्लियर फोर्स, इसी को हम बोलते हैं क्षीण नाभिकीय बल। तो कुछ नाभिकीय घटनाएं, जैसे मान लो रेडियो एक्टिव नाभिक के बीटा डिके में और मूल कणों के बीच क्या है, कार्य करने वाला जो आपका बल होता है वो कैसा होता है, क्षीण नाभिकीय बल होता है। और आजकल जो सभी बल होते हैं किसी न किसी आपके एक्सचेंज से क्या होते हैं, ये जो आपका बल होता है यह आपका बहुत ही लघु परास वाला बल है। तो ये भी आपका कैसा है, दुर्बल बल है। और कैसा बल है, लघु परास वाला बल है। ये भी आपका नाभिकीय दूरी तक ही क्या होता है, वैलिड रहता है। कैसे वैलिड रहता है, नाभिकीय दूरियों तक ही ये क्या रहता है, वैलिड रहता है। ठीक है ना, क्लियर हुआ इतना? तो बस इसमें क्या था आपका, इतना ही था। चलिए
अब हम थोड़ा सा बात और कर लेते हैं कि एक दो आपके नियम हैं तो उनकी चर्चा और कर लेते हैं। जैसे आपका नियम दे रखा है ऊर्जा संरक्षण का नियम, तो आपके ये फोर्स पूरे कंप्लीट हो गए और यहाँ तक आपका चैप्टर भी लगभग पूरा क्या हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। तो सबसे पहले अब हम चर्चा करते हैं, कुछ नियम आपके दे रखे हैं तो यहाँ पर लिख लेते हैं नेचर ऑफ फिजिकल लॉ, या फिजिक्स के जो लॉ हैं या भौतिक के जो नियम हैं उनके नेचर यानी प्रकृति। तो यहाँ पर लिख लीजिए नेचर ऑफ फिजिकल लॉज। तो पहला आपका लॉ है वो है आपका कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी वाला लॉ। कंजर्वेशन मतलब ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत, यानी किसी वस्तु पर कार्य करने वाला बल अगर आपका संरक्षी है तो निकाय की कुल यांत्रिक ऊर्जा कैसी रहती है, नियत रहती है। यह यांत्रिक ऊर्जा के संरक्षण का आपका नियम कहलाता है। गुरुत्व के अंतर्गत किसी पिंड का मुक्त पतन इसका क्या होता है, उदाहरण है। अगर आपका बल जो है संरक्षित नहीं होता है तो इसकी जो कुल ऊर्जा है वो क्या रहती है, नियत रहती है। यह ऊर्जा संरक्षण का क्या है, व्यापक नियम कहलाता है। ऊर्जा संरक्षण का जो व्यापक नियम है वो सभी प्रकार के ऊर्जा रूपांतरण के लिए क्या रहता है, सही रहता है। तो क्या कहेंगे, किसी वस्तु पर कार्य करने वाला संरक्षी बल हो तो निकाय की कुल आंतरिक ऊर्जा या कुल यांत्रिक ऊर्जा कैसी रहती है, नियत रहती है। तो क्या कहता है कि कुल यांत्रिक ऊर्जा हमेशा कैसी रहेगी, आपकी नियत रहेगी। कुल यांत्रिक ऊर्जा कैसी रहेगी, आपकी नियत रहेगी। ये आपको डिटेल में आगे भी पढ़ाया जाएगा जब आपका अगला चैप्टर आएगा कार्य ऊर्जा वाला, तो वहाँ पे बहुत डिटेल में ये नियम पढ़ाया जाएगा, टेंशन लेने की बात नहीं। तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में आप इतना ध्यान रखिए कि जब बल संरक्षी वाला होता है, संरक्षी बल क्या होता है, तो संरक्षी बल वह बल होता है कि जिसके द्वारा किया गया कार्य प्रारंभिक और अंतिम बिंदुओं के पथ पर डिपेंड ना करे, तो वो आपका बल क्या होता है, संरक्षी बल होता है। ठीक है, चले बहुत डिटेल में आपको संरक्षी बल भी बताऊँगा मैं और बहुत डिटेल में आपको ये नियम भी बताऊँगा। अभी आप केवल इतना ध्यान रखिए कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी मीन्स क्या होता है कि इसमें जो कुल यांत्रिक ऊर्जा है वो कैसी रहेगी, आपकी नियत रहेगी यदि किसी वस्तु पर कार्य करने वाला बल कैसा हो, संरक्षी बल हो। ठीक है, अगर कैसा बल हो, कंजर्वेटिव फोर्स हो। अगर किसी वस्तु पर कार्य करने वाला बल संरक्षी बल हो तो उसकी यांत्रिक ऊर्जा कैसी रहती है, नियत रहती है। यह नियम आपका कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे आधारित है। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं अपने अगले नियम की। तो जो आपका नियम है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, आवेश के संरक्षण का सिद्धांत। तो आवेश संरक्षण के सिद्धांत में हम क्या कहेंगे कि कोई आपका आइसोलेटेड सिस्टम है। कैसा आइसोलेटेड सिस्टम, मतलब आपने देखा होगा कि जब कोरोना का टाइम था तो आइसोलेशन वर्ड का बहुत ज़्यादा प्रयोग हुआ है। ठीक है, तो आइसोलेशन या आइसोलेटेड जो सिस्टम है इसका मतलब यह है कि वो बिल्कुल अलग हो, विलगित हो। इसे हिंदी में बोलते हैं विलगित, निकाय, मतलब उसका लेना देना किसी के साथ ना हो, किसी के साथ उसका संपर्क ना हो। तो उसने कहा कोई भी आइसोलेटेड सिस्टम है उसका जो आपका टोटल आवेश होगा वो कैसा रहेगा, वो संरक्षित रहेगा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं रहेगा। यही आवेश संरक्षण का सिद्धांत है। तो क्या कहेंगे कि किसी विलगित निकाय में जो कुल आवेश होता है वो संरक्षित होता है। यह आपका आवेश संरक्षण का सिद्धांत कहलाता है। ओके, कोई दिक्कत, चलिए ठीक है ना। हाँ, तो अब हम बात करते हैं रेखीय संवेग संरक्षण का सिद्धांत। तो रेखीय संवेग संरक्षण सिद्धांत क्या है कि अगर कणों के या निकाय पर कार्य करने वाला बाह्य बल अगर 0 हो तो रेखीय संवेग जो है उसका क्या रहता है, संरक्षित रहता है। ठीक है, क्लियर इतना। तो इसे आप ऐसे ही बोल सकते हैं रेखीय संवेग संरक्षण का सिद्धांत। रेखीय संवेग संरक्षण का सिद्धांत क्या कहेंगे कि अगर बाह्य बल आपका क्या चल रहा हो, 0 चल रहा हो, यहाँ पे देखिए बाह्य बल आपका क्या चल रहा हो, 0 चल रहा हो, तो क्या कह रहा था कि उसका जो रेखीय संवेग है वो क्या होगा, नियत रहेगा। ओके, इस तरह से होता है। तो ये आपका हो गया रेखीय संवेग संरक्षण का सिद्धांत। अब प्रश्न इस तरह से आ जाता है, कुछ तथ्य टाइप के देख लीजिए जिसके प्रश्न बन सकते हैं। तो पूछ सकता है आपका कि प्रकृति में सबसे दुर्बल बल कौन सा है। तो यहाँ पे लिख लीजिए प्रकृति में सबसे दुर्बल बल कौन सा है, तो वो है आपका गुरुत्वाकर्षण बल। उससे ज़्यादा बल पावरफुल कौन है, तो दुर्बल या क्षीण नाभिकीय बल। उससे ज़्यादा पावरफुल कौन है, वैद्युत चुंबकीय बल। और सबसे ज़्यादा पावरफुल बल है आपका प्रबल नाभिकीय बल।
ठीक है। गुरुत्वाकर्षण बल कैसा होता है, तो यह एक सबसे दुर्बल बल होता है, यह केवल आकर्षण प्रकृति का होता है। ठीक है, अब वो आपसे ये पूछ सकता है कि वह बल जो आकर्षण और प्रतिकर्षण दोनों प्रकृति का होता है तो वह कौन सा होता है, तो वह होता है आपका विद्युत चुंबकीय बल। ठीक है, एक क्वेश्चन जैसे इसमें दे रखा है, उसने पूछा है कि द्रव्यमान ऊर्जा तुल्यता संबंध किसने स्थापित करा था, तो वो थे आपके आइंस्टीन, महान वैज्ञानिक आइंस्टीन। ठीक है, अगला है जैसे मान लीजिए ट्रांजिस्टर का आविष्कारक कौन है, तो यहाँ पर उसने कहा कि ट्रांजिस्टर का आविष्कारक कौन है, तो यहाँ पे लिख लो ट्रांजिस्टर का आविष्कारक। जो ट्रांजिस्टर है उनके आविष्कारक हैं आपके जे बार्डीन। ठीक है, आपसे एक प्रश्न और वो इस तरह से बना सकता है कि नोबेल प्राइज पाने वाले पहले भारतीय कौन थे, तो यहाँ पर ऐसे लिख लीजिए नोबेल प्राइज वाले पहले भारतीय वैज्ञानिक, तो इसमें जो है आपके वो हैं आपके चंद्रशेखर वेंकट रमन यानी सीवी रमन। रमन प्रभाव के लिए इन्हें क्या है नोबेल प्राइज मिला था, RAMAN ऐसे लिख दे रहे हैं हिंदी में, CV रमन, ये जरूर ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसके आने की संभावना बहुत ज़्यादा है ना, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि पहले भारतीय वैज्ञानिक जिन्हें क्या है नोबेल प्राइज मिला था, तो CV रमन। ठीक है, प्रकृति में सबसे दुर्बल बल गुरुत्वाकर्षण बल। ठीक है, जनरली नहीं दोनों से क्वेश्चन आते रहते हैं, यही रिपीट होता है, 1 नंबर का आता है कुल। ठीक है, क्लियर इतना। तो इस तरीके से ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। वीडियो को आपको बढ़िया तरीके से देख लेना, समझ लेना और लाइक कर लेना है। अगर बढ़िया अच्छा लग जाए तो लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल नोटिफिकेशन को ऑल सेलेक्ट कर लेना, ताकि जो भी आपको नया वीडियो दिया जाता है रिगार्डिंग टू आपके कोर्स, तो आपका उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन को ऑल कर लीजिए। दोस्तों के बीच में अगर वीडियो अच्छा लग जाए तो दोस्तों के बीच में शेयर भी कर दीजिएगा। और मैंने आपको फिर बता दूं कि PDF के लिए आपको हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है भैया, इस बात को ध्यान रखना है। फिर से एक चीज में क्लियर कर दूं कि टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। और टेलीग्राम ग्रुप आपको कुछ नहीं करना है, टेलीग्राम ऐप पर जाइए, वहां पर आप सर्च कर लीजिए XP क्लासेस। ठीक है, वहां पर आप सर्च कर लीजिए XP क्लासेस करके, तो आपको वहां पर हमारा जो ग्रुप है वो XP क्लासेस का मिल जाएगा बढ़िया तरीके से। इसके अलावा हम लोग व्हाट्सएप ग्रुप पर भी है, ठीक है ना, तो व्हाट्सएप ग्रुप के लिए आप मुझे इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। यहाँ पर आप मुझे मैसेज कीजिए, ठीक है, यहाँ पर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, कॉल मत कीजिएगा, मैसेज कीजिएगा। तो इस नंबर पर आप व्हाट्सएप ग्रुप में भी ऐड हो सकते हैं। तो मिलेंगे किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, खुश रहिए, आगे बढ़